नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक और फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज़ाहिर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर अपन बात करेंगे। इसके कारणों को जानेंगे और इसके परिणाम क्या क्या रहे, इसके रिजल्ट क्या क्या रहे। 20 अंकों का क्वेश्चन आपके आने वाला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में ये क्वेश्चन है, तो बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। आप सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के साथ ये युद्ध आरंभ हुआ और अंत जापान पर 9 अगस्त 1945 को जापान पर अमेरिका ने बम गिरा दिया, परमाणु बम, और उसी बम गिराए जाने से ये युद्ध समाप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, जापान पर परमाणु बम गिराया गया। इतिहास में पहली बार किसी देश पर बम गिराया गया है तो जापान है, परमाणु बम, और इसी घटना से ये युद्ध समाप्त होगा। तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का स्वाभाविक परिणाम था। यानी साम्राज्यवाद अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे थे, लोग अपनी अपनी जो जमीनें हैं उनको बढ़ाने पर ध्यान दे रहे थे। और यूरोप के जो जितने भी देश हैं, ये ऐसे मान सकते हो कि विश्व के जितने भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा में जुटे हुए थे। अपने अपने औपनिवेशिक हितों के आधार पर प्रमुख देश महायुद्ध की पूर्व संध्या पर 3 भागों में बटे हुए थे। इनके बीच में होड़ बची हुई थी जो गरीब राष्ट्र थे उनको गुलाम बनाने में। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरा राष्ट्र 3 गुटों में बट गया। मित्र राष्ट्र जो पूंजीवादी समूह थे ना, पूंजीवाद को समर्थन करते हैं। दूसरा है दूरी राष्ट्र, जिसे फांसीवादी समूह आते हैं, और इसमें आते हैं साम्यवादी राष्ट्र। तो 3 गुटों में पूरा देश बट गया और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। उसके बाद में अपन प्रस्तावना और परिचय हमने देख लिया। अब अपन है ना जो इसके कारण देखेंगे कि कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे, और यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो पहला आपके सामने दिख रहा है, वर्साई की संधि इम्पोर्टेंट है। 1930 की महामंदी आपने सुनी होगी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1929 से 30 के बीच में जो महामंदी आई थी वो इसका प्रमुख कारण बनी। इसके बाद में जापानी सैन्यवाद का उभार, अगला है विचारधारात्मक कारण, अगला है हिटलर की भूमिका, अगला है तुष्टीकरण की नीति, लीग ऑफ नेशन की असफलता। जो प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में पूरे विश्व में एक संस्था बनाई गई, लीग ऑफ नेशन, जो एक देश को दूसरे देश में लड़ने पर अंकुश लगाती थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। तो इसकी असफलता, ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया। विजेता राष्ट्रों का मनमानापन, जो जीत गए राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में जो जीते थे ना राष्ट्र, वो मनमान्य तरीके से है ना जो अपना अस्तित्व बनाना चाहते थे विश्व स्तर पर, तो जो बाकी के देश थे वो उन्होंने विरोध किया। ये कारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपन ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बढ़िया तरीके से याद कर लेना इनको, क्योंकि आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो परिणाम इसमें अपन ये देखेंगे, अभी डिटेल से पढ़ेंगे इन सबको। परिणाम में यहाँ पर याद कर लो आप सब, जनमाल और संपत्ति की अभूतपूर्व तबाही। आपको पता है कोई भी युद्ध होता है तो जनमाल यानी लोग मरते हैं और संपत्ति की तबाही होती है। विस्थापन की महामारी, उपनिवेशवाद विरोधी उभार, ठीक है। इसके बाद में शक्ति संतुलन में फेरबदल, बैलेंस बिगड़ गया पूरे देश विश्व का। सर्वसमावेशी शांति समझौते का अभाव, अफ्रीका और मध्य पूर्व में स्वतंत्रता की लहर, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो अफ्रीका के गरीब राष्ट्र थे
और जो एशिया के राष्ट्र थे उनमें स्वतंत्र होने की लहर दौड़ गई। सामाजिक और वैज्ञानिक विकास का दौर शुरू हुआ। युद्ध के सांस्कृतिक प्रभाव और संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय, क्योंकि पता है आपको द्वितीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में ये यूएनओ बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में चलते हैं अपन अब कारणों एक एक डिस्कस कर लेते हैं उन सबको। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के लिए अनेक कारक जिम्मेदार थे, जिनकी हम नीचे चर्चा करने जा रहे हैं। पहला हमने देखा था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि है ना, जो जर्मन के लिए बहुत बेकार थी। क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध दूरी राष्ट्र और जो मित्र राष्ट्र उनके बीच में हुआ। दूरी राष्ट्र हार गए। दूरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मन, इटली और जापान। ठीक है, जबकि जो मित्र राष्ट्र थे उसमें अमेरिका आ जाता है और फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे के सारे देश आ जाते प्रमुख प्रमुख। तो सारा ठेकरा इस वर्साई की संधि में जर्मन पर फोड़ा गया और जर्मन का बुरा हाल कर दिया। इसलिए तो हिटलर आया इसमें और अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध को अंजाम देगा। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस के वर्साई शहर में की गई इस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये जो संधि हुई थी वो कहाँ हुई थी? पेरिस का वर्साई शहर है वहां पर हुई थी। कहा जाता है कि जर्मनी के साथ विजेता राष्ट्रों ने जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया, यानी जर्मनी के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया, जो जीत गए थे राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में उसने, तो व्यवहार बहुत बेकार किया इन्होंने। जर्मन स्वाभिमान आहत हुआ। अपन जो किसी का अपमान करते हैं तो स्वाभिमान को ठेस तो पहुंचती है ना। विजेता राष्ट्रों ने जिस तरह जर्मन भूमि को उससे अलग किया था, उसकी भूमि को छीन लिया गया। एक तो उसकी सेनाओं के आकार प्रकार पर पाबंदियां ला दी गई कि भाई तू इतनी सेना नहीं रखेगा। ये जो विजेता राष्ट्र थे जर्मन पर इस वर्साई संधि में बहुत सारी वो लगा दी, यानी पाबंदियां लगा दी कि आप इतनी सेनाएं नहीं रखोगे, कम सेना रखोगे, कम भूमि होगी आपके पास में। उस पर युद्ध अपराधी की धारा जड़ी थी और सारा ठेकरा फोड़ दिया कि प्रथम युद्ध हुआ था ना वो तेरे कारण हुआ था जर्मनी। ये सारी चीजें उसने मित्र राष्ट्रों को जर्मन घृणा का निशाना बना दिया। इस तरह जापान और इटली भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के व्यवहार से खुद को ठगा महसूस करते थे। और ये जापान, इटली, ये भी जर्मनी की तरह ही बहुत बेकार महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध में हारे थे। ठीक है, वर्साई की संधि ने विभिन्न देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए जिस लीग ऑफ नेशन का गठन किया था वह पूरी तरह अप्रभावी हो गई थी। जो लीग ऑफ नेशन था ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बना, तो द्वितीय विश्व युद्ध को ये रोक नहीं पाया। ठीक है, अवहेलना हिटलर लगातार करता रहा, लेकिन लीग हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तो ये नाम मात्र की संस्था थी, ये कुछ नहीं कर पाया और हिटलर है ना जो अपनी मनमानी करता रहा। अब अपन पढ़ लेते हैं अगला कारण, 1930 की महामंदी। के 1930 में पूरे विश्व में महामंदी आ गई, जिसके कारण है ना जो देश थे विश्व में उनकी हालत खराब हो गई और इन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार यानी वॉल स्ट्रीट के औंधे मुंह गिरने के साथ दुनिया एक आर्थिक संकट बल्कि महामंदी के आगोश में आ गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारकों को और तीखा बनाने वाली साबित हुई। क्या हुआ कि 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका का जो शेयर बाजार है ना वो गिर गया। शेयर बाजार गिरने से पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा और महामंदी आई, और ये है ना जो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण मान सकते हैं। महामंदी ने जर्मनी की पहले से ही संकटग्रस्त आर्थिक दशा को बिल्कुल बेजार कर दिया और जर्मनी पहले ही है ना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी हालत खराब हो गई थी और इस शेयर बाजार के गिरने से और भी बेकार हालत हो गई। नतीजतन जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति की अदायगी रोक दी। जर्मनी पर जो वर्साई की संधि में जो पैसे लादे गए थे ना, प्रथम विश्व युद्ध के जो ठेकरा फोड़ा गया था और उसमें पैसे लगाए गए थे, वो देना है ना जो बंद कर दिया इसने। इस कारण भी युद्ध हुआ, जिसके कारण यूरोपीय देशों के आर्थिक कार्यक्रम में लड़खड़ाने लगे। जर्मन की
अंदरूनी राजनीति का इस आर्थिक संकट से अछूता रहना नामुमकिन था। तो ये सारी चीजें हुई। वहां वाइमर गणतंत्र धराशायी हो गया। इस राजनीतिक अनिश्चितता के विकास के अवसर में कमी, क्रय शक्ति की गिरावट, श्रमिक असंतोष के कारण मजबूत सरकार की मांग करने वालों का शोर तेज हो गया। ठीक है। हिटलर चालाकी से इस अवसर को बुनाने में कामयाब हुआ। जर्मनी की सत्ता पर काबिज हो गया। उसे पूंजीपतियों का भी साथ मिला, क्योंकि मजदूर संघों का मटियामेट करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता से संरक्षण के अपने स्वार्थ के लिए वे उसे उपयोगी समझते थे। तो हिटलर भी एक प्रमुख अपन मान सकते हैं इस द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके बाद में जापानी सैन्यवाद का उभार। जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ, क्यों हुआ पढ़ते हैं। आर्थिक महामंदी का असर जापान पर भी आगाज साबित हुआ। बढ़ती बेरोजगारी, निर्यात में गिरावट, यानी एक तो बेरोजगारी बढ़ी, एक निर्यात में गिरावट का मतलब जापान अपने माल को दूसरे देशों में बेच नहीं पा रहा था। ग्रामीण इलाकों में फैलते जन असंतोष के कारण जापान राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में डूब गया। नागरिक सरकार की नीतियों से जनता का भरोसा उठ गया। जनता का है ना जो भरोसा उठ गया जापान में। इस माहौल में वहां की ताकतवर सैन्य संस्थाओं को नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल हो गया। 1931 में जापान ने चीन के प्रांत मंचूरिया पर कब्जा जमा लिया। इंपॉर्टेंट है, 1931 में जापान ने क्या किया, चीन का एक प्रांत था मंचूरिया, उस पर कब्जा कर लिया। फिर समूचे चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस जापान ने है ना जो चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया इस प्रांत पर कब्जा करने के बाद द्वितीय महायुद्ध में कूद पड़ा। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद में अगला जो कारण है विचारधारात्मक कारण है। कहने का मतलब है कि विश्व के जो देश थे उनके अपने अपने विचार थे, उनकी विचारधारा एक नहीं थी। और आपको पता है दो अलग अलग विचारधारा आपस में टकराती हैं तो द्वंद्व उठना स्वाभाविक है, लड़ाई होना स्वाभाविक है। आप अपनी कक्षा में दो अलग अलग विचारधारा के बालक हो, स्टूडेंट हो, और उनमें लड़ाई झगड़े चले, क्यों? क्योंकि आपके विचार अलग हैं। द्वितीय महायुद्ध की आग भड़काने में वैचारिक कारकों ने भी बारूद का काम किया था। वैचारिक कारक का मतलब अलग अलग सोच रखने वाले, अलग अलग विचारधाराएं थी। कोई पूंजीपति थे तो कोई साम्यवाद का समर्थन करता था। जर्मनी और इटली के फासिस्टों और जापान के सैन्यवादियों के कारण समाज का समूचा माहौल बदल गया था। इटली और ये जो जर्मन है ना इसकी अलग विचारधारा थी, जापान की अलग विचारधारा थी। विस्तारवाद की इस ताकतों का लक्ष्य अन्य देशों की जमीन हड़प कर अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करना, ये मेन लक्ष्य। इनका टारगेट क्या था? दूसरे देशों की जमीन को हड़पो और अपनी सीमाओं, अपने देश की सीमा को बढ़ाओ। दूसरी तरफ रूस के बोल्शेविक विश्व क्रांति को अंजाम देने और दुनिया के मजदूरों को एकताबद्ध करने में लगे थे। ये बोल्शेविक क्रांति क्या थी कि रूस में जो मजदूर थे उनको एक करने में जुटे हुए थे, जिसके कारण पश्चिमी देश रूसी इरादों के प्रति थे। फ्रांस, जर्मनी और इटली ने तो बोल्शेविक रूस को राष्ट्र के रूप में अंततः 1924 में मान्यता दे दी थी, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। वह 1934 तक रूस के अस्तित्व को मानने से इनकार करता रहा। दो तरह की तानाशाही, मसलन रूस में कम्युनिस्ट और इटली, जर्मनी, जापान, स्पेन, पुर्तगाल में फासिस्ट तानाशाही के उदय के कारण है। फासिस्ट तानाशाही का उदय इन देशों में हो चुका था। इस कारण भी होने के कारण सामाजिक ढांचों के पुनर्गठन की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभावशाली तबके में यह धारणा भी थी कि एक मजबूत जर्मनी कम्युनिस्ट के विचार को रोक देने वाली ढाल बन सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में हिटलर की भूमिका। हिटलर मैन था, हिटलर के कारण भी ये युद्ध हुआ। इतिहासकार स्टीफेन जे ली ने द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभिक दौर को हिटलर का युद्ध कहा है। हिटलर का मकसद जर्मनी को फिर से महाशक्ति बनाना। ये जर्मनी में जन्मा था तो इसकी जर्मनी की सत्ता है ना जिसके हाथों में थी, हिटलर के हाथों में। तो हिटलर है ना जो जर्मनी है ना जो बिल्कुल ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शक्ति कमजोर हो गई थी, तो ये अपनी शक्ति को बढ़ाना था। जर्मन स्वाभिमान को पुनर्जीवित करना था। इस उद्देश्य के लिए जरूरी था कि वर्साई की अपमानजनक संधि का खात्मा करके जर्मन सेनाओं को सुदृढ़ किया जाए।
इसने क्या किया कि वर्साई की संधि पर जो शर्तें लगाई गई थी जर्मनी पर, उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया और अपनी सेनाओं को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वर्साई की संधि में क्या बोला गया था कि जर्मनी अपनी सेना को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हिटलर ने क्या किया कि इसकी संधि की जो शर्तें हैं उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। सारलैंड और पोलिस गलियारे जैसे मित्र राष्ट्रों द्वारा छीने गए जर्मनी इलाकों को वापस ले लिया। जो मित्र राष्ट्रों ने छीने थे इलाके, वर्साई की संधि लादकर उनको वापस ले लिया। सभी जर्मन लोगों को राइक के अधीन इकट्ठा करने के लिए ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिलाया जाए और चेकोस्लोवाकिया में पोलैंड के जर्मन बहुल इलाकों को भी जर्मनी की राष्ट्रीय सीमाओं का अंग बनाया जाए। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की जर्मनी कोशिश से समूचे पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया और उत्तर में यूराल पर्वत श्रृंखला तक फैली रूसी भूमि को हड़पने की हिटलर की महायोजना का अंग थी। हिटलर का लक्ष्य एक लेबेनराउम जर्मन राष्ट्र की खुशहाली के लिए जरूरी भौगोलिक क्षेत्र को साकार करना था, जिसमें जर्मन लोगों की खाद्य जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित होने के अलावा अतिरिक्त जर्मन जनसंख्या का भार भी पूर्वी यूरोप के इलाकों में स्थानांतरित हो जाता है। इतिहासकारों ने इस धारणा को उलट एजेपी टेलर मानते हैं कि हिटलर किसी बड़े युद्ध को छेड़ने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि केवल पोलैंड के साथ एक सीमित युद्ध चाहता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो कारण है वो अगली वीडियो में अपन देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।